नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी। 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 95 सीटों पर मतदान कल। तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर मतदान रद्द। पूर्वी त्रिपुरा सीट पर 23 अप्रैल को मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 116 सीटों के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र और गुजरात में रैली। सुरेंद्रनगर में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस को कोई खुशी नहीं हुई। महाराष्ट्र के माढा में कहा देश चलाने के लिए मजबूत नेता का होना जरूरी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र और ओडिशा में जनसभा, कहा कांग्रेस ने पिछले 55 सालों में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी ने एमपी के लिए जारी की एक और लिस्ट। साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की केरल में जनसभाएं। पश्चिम विक्षोभ का अगले 24 घंटे तक रहेगा असर। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। और बैंकों के इनकार के बाद जेट एयरवेज की उड़ानें हो सकती हैं आज रात से बंद। परिचालन जारी रखने के लिए जेट एयरवेज ने की थी बैंकों से 400 करोड़ रुपए की मांग। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस चरण में 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 95 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 95 सीटों पर कल मतदान होगा और दूसरे चरण में तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। और ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होना है उसके बारे में पूरे देश से हमारे संवाददाता आप तक जो अपडेट है वो पहुंचा रहे हैं कि चुनाव की तैयारियां कैसी हैं। आइए इस वक्त हम रुक कर लेते हैं ओडिशा का भुवनेश्वर में मौजूद है मेरी सहयोगी अनु दीवान। अनु, और साथ ही आगरा में मौजूद है नवविक्रम सिंह। अनु, पहले आपके पास जानना चाहेंगे आपसे कि 5 सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा की 35 सीटें हैं। चुनाव को लेकर क्या कुछ अहम तैयारियां हैं और मुकाबला यहाँ कैसा है? बिल्कुल अभिलाषा, कल दूसरे चरण का यहाँ पे चुनाव है जिसमें 5 लोकसभा और 35 विधानसभा की सीटें हैं। चुनाव आयोग ने अपने पुख्ता इंतजाम कर लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे इन 5 लोकसभा और 35 विधानसभाओं के लिए 9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 3000 बताया गया है कि क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, यानी कि उनमें माइक्रो ऑब्जर्वर, सीसीटीवी और वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जाएगी और साथ ही साथ सुरक्षा जो है वो कड़ी की जाएगी। ये सब तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर तरह से हर मतदाता जो है अपना मत डालने, किसी भी तरह वोट डालने पहुंचे और वहां पे व्हील चेयर्स वगैरह सभी तरह के इंतजाम किए जा चुके हैं। जहां तक बात है इन 5 लोकसभा और 35 विधानसभाओं की, तो कल का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कल यहाँ पे नवीन पटनायक जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, कल उस पे भी मतदान होना है, यानी कि हिंजली और बैजीपुर। और वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल उस सीट पर भी एक चुनाव है, सुंदरगढ़, जहां जो सीट बीजेपी ने पिछली बार वो एकमात्र सीट थी जो बीजेपी ने जीती थी। अगर देखा जाए तो तीनों ही पार्टी, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है,
तीनों ही पार्टियों के लिए ये दूसरा चरण का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पहले चरण के चुनाव में 66% के करीब वोटिंग हुई थी और यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पे वोटिंग इस बार ज्यादा होगी, क्योंकि ये कई सारे इलाके इसमें ऐसे हैं जो ट्राइबल बेल्ट में आते हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता में रोष है। तो ये जो चुनाव है, दूसरे चरण का जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं तय करेगा कि आखिर उड़ीसा में किसकी हवा बहती है। अगर हम बात करें बीजेपुर और हिंजली विधानसभा की, तो वहाँ पे कल नवीन पटनायक की किस्मत भी कल तय होगी और साथ ही साथ देखा जाएगा कि अब तीसरे और चौथे चरण जो बच जाएगा उसमें कौन सी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये चुनाव। बिल्कुल अनु, बने रहिए हमारे साथ। नवविक्रम हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। नवविक्रम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि दूसरे चरण के लिए 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और किस तरह की तैयारियां हैं यूपी में कल मतदान को लेकर। अभिलाषा, हमेशा की तरह चुनाव आयोग ने यहाँ पर खास इंतजाम किए हैं। इस बार खास तौर पर युवाओं को लुभाने के लिए युवाओं को सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पर जो मतदाता हैं उनको सहूलियत के साथ जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने की चुनाव आयोग ने कोशिश की है। साथ ही मत प्रतिशत बढ़ाने पर खासा जोर दिया गया है। इसके लिए खास मुहिम चुनाव आयोग ने चलाई है जिसका असर हमें कल देखने को मिलेगा। अभिलाषा, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है कल, जिसमें 4 मेरठ के आसपास की सीटें हैं, 4 आगरा के आसपास की सीटें हैं। वहाँ दोनों जहाँ हमने पहले फेस में देखा था, पहले फेस में कई अलग मुद्दे थे, जैसे गन्ना किसानों का मुद्दा पहले फेस में बहुत प्रमुखता से उठाया गया। उसी तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती आलू की होती है और पिछले दिनों हमने यहाँ पर देखा जिस तरीके से बारिश हुई या आलू को लेकर यहाँ पर जो आलू किसान हैं जो उसके सहारे बसर करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हुई, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वगैरह की उस तरीके से व्यवस्था नहीं हो सकी। तो इस तरीके के मुद्दे स्वाभाविक है कि चुनाव में उठेंगे। हालांकि इसके अलावा कई अपने इस पूरे इलाके के, चाहे वो पिछड़ेपन का मुद्दा हो, चाहे वो कनेक्टिविटी का मुद्दा हो, कई तरह के मुद्दे हैं जो इस चुनाव में स्वाभाविक तौर पर उठेंगे। अभिलाषा। नवविक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चुनाव की तैयारी हमें बताने के लिए, साथ ही जो अहम मुद्दे हैं दूसरे चरण में। और अनु, आपका भी शुक्रिया उड़ीसा में विधानसभा लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दूसरे चरण के प्रचार खत्म होने के बाद अब तीसरे और चौथे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पुलवामा हमले का बदला लिया, लेकिन कांग्रेस को कोई खुशी नहीं हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हिम्मतनगर में भी एक जनसभा को संबोधित किया। हिम्मतनगर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ऐसी भाषा बोल रहा है जिसे कोई सहन नहीं कर सकता। गांधी जी की कांग्रेस, गोली वाली कांग्रेस, आज गांधी जी की कांग्रेस। उस जमाने में अंग्रेज गोली का सहारा लेते थे। आजादी के बाद कांग्रेस खुद गालीबाज बन गई है, गाली का सहारा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माढ़ा में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने में केंद्र में ऐसी मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में गर्व अनुभव करते हैं। आपने 2014 में मुझे जो पूर्ण बहुमत दिया, उसने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसा ताकत दी कि एक तरफ जहां देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले पाया, वहीं गरीब से गरीब के कल्याण के लिए भी पूरी शक्ति लगाकर काम कर पाया। 5 साल मैंने किस तरह सरकार चलाई, ये आपने देखा है।
अब आपको फिर से ये तय करना है कि देश को मजबूत सरकार देंगे या कमजोर सरकार हम सह लेंगे। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा के दौरे पर पहुंचे। ढेंकानाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 सालों में देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई कि 55 साल तक ये कांग्रेस के नेतृत्व में देश में एक सरकार चली कांग्रेस पार्टी की, परंतु देश के गरीबों के लिए 55 साल में कुछ नहीं किया। 5 पीढ़ी तक ये राहुल बाबा के परिवार की सरकार चली, मगर देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल से चल रही है। 5 साल में देश के गरीबों के लिए 50 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी लेकर आए। ओडिशा के चुनावी दौर से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के सांगली में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन रही। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र का विकास बीजेपी की सरकार ने किया है। कांग्रेस एनसीपी के शासन में महाराष्ट्र हर क्षेत्र में पिछड़ गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने फिर से महाराष्ट्र को उसका गौरव लौटाने का काम किया। ये जो मोदी सरकार के नारे लगते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं लगते हैं, ऐसे ही नहीं लगते हैं। ये कोई नेता के प्रति मोह नहीं है, मोदी जी की लोकप्रियता का कारण है 5 साल तक नरेंद्र भाई ने जिस तरह से सरकार चलाई है, देश की जनता आज फिर से एक लंबे समय तक नरेंद्र मोदी जी को पंत प्रधान देखना चाहती है। इसलिए मोदी के नारे 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। यहां पर 15 साल तक कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार। और मित्रों, मोदी सरकार ने 5 साल शासन किया, हम पर कोई एक पैसे का भी आरोप नहीं लगा पाया। ऐसी पारदर्शी सरकार। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुन्नूर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो केरल के लोगों के विचारों को सुनने और समझने आए हैं। कुन्नूर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा हूं। देश के लोगों की ये आवाज़ है कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं ये संदेश देना चाहता था कि जितना देश का उत्तरी हिस्सा अहम है, उतना ही दक्षिण हिस्सा भी अहम है। यही वजह है कि मैंने वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला किया। And over the last 5 years, I have traveled across the country, been to South India, Kerala, Karnataka, Andhra, Northeast, West, North, and I've got a feeling that there is a sentiment in the country that there are multiple voices, multiple ideas, multiple languages. I have not come here as a politician. I have come here as a brother, as a son, as a friend. But I also want you to realize and understand that your way of life, your culture, the way you treat each other is a very, very valuable thing for India. And it is the love and affection and the spirit of Kerala and Wayanad that is going to show Mr. Narendra Modi exactly what this country is about. इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने थिरुनेल्ली मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी ने भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा, गुना सीट से केपी यादव, सागर से राज बहादुर सिंह, विदिशा से श्री रामाकांत भार्गव को टिकट दिया है।
आपको बता दें कि बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल सीट से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव धमाकों के बाद सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा और साल 2017 में सबूतों के अभाव में एनआईए ने अदालत से उन्हें जमानत देने पर ऐतराज न होने की बात कही, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। वो 9 साल तक जेल में रहने के बाद बाहर आई। साध्वी प्रज्ञा ने टिकट मिलने के बाद कहा कि हम तैयार हैं और अपने काम में जुट गए हैं। जनता ये समझ जाए कि जो कुछ भी है वो अब छलावा हो सकता है दूसरे लोगों का, दूसरे पक्ष का, किंतु यहाँ जो किया गया है वही बोला जाएगा और जो करेंगे, जो कहेंगे और वो करेंगे। इसलिए आप सबके सहयोग से, सभी के अनुभवों का और सभी के एकजुट एक शक्ति के रूप में कार्य करते हुए और यहाँ से निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त लेकर के देश को सुरक्षित भी करेंगे और देश का विकास भी करेंगे। और हम सब देश को समर्पित हैं, इसलिए हम राष्ट्र की अर्चना और वंदना जीवन भर करते रहेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 55 सालों में देश में बिचौलियों ने गरीब जनता का बहुत पैसा खाया, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अब लोगों तक पूरा पैसा पहुंच जाता है। राजनाथ सिंह ने ये बातें संभल में एक रैली के दौरान कही। भाइयों, पहले चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, चाहे कोई सब्सिडी, पहले आपके पास बिचौलियों के माध्यम से आधी अधूरी और धनराशि पहुंचती थी, लेकिन जब से हम लोगों ने बैंकों का खाता खोल दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया, अब जो कुछ भी आपको सहायता देनी होगी वह दिल्ली के बैंक के खाते से निकलता है और आपके गांव के बगल का जो बैंक है उस बैंक में आपका जो खाता है आपके खाते में पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। बीजेपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से माफी मांगने के लिए कहा है। बीजेपी प्रवक्ता JVL नरसिम्हा राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही निचले स्तर पर जाकर चुनावी मर्यादा का उल्लंघन किया है। भारत के राष्ट्रपति जो देश में सर्वोच्च पद पर हैं, उन पर भी कांग्रेस ने राजनीति करने की कोशिश की है। क्या कांग्रेस पार्टी एक गरीब राष्ट्रपति जी के खिलाफ है? ये गरीब तबके से आने वाले, एक दलित समाज से आने वाले, एक काबिल व्यक्ति के रूप में जाने वाले, एक ज्ञानी राष्ट्रपति होने के बावजूद क्या आप केवल और केवल उन पर समाज का नाम लेकर के पूरे समाज को और देश को आप एक तरह से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं? यह बहुत ही निचली हरकत है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इधर दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। ये बात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कही है। संजय सिंह का कहना है कि कहीं से भी समझौते की उम्मीद नहीं बन रही और हम अपने ही दम पर चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी प्रकार का कोई समझौता करना चाहती और इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और अपना जो हमने 7 सीटें दिल्ली में ऐलान कर दी है, वहां पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। इधर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय वी नायक को पश्चिम बंगाल का विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। नायक अंतिम 5 चरणों के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेंगे। नायक 1984 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। तो कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और ओडिशा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। सुदर्शन पटनायक का कहना है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग अपने घर से बाहर निकलकर वोट करेंगे, देश को उतनी बेहतर और मजबूत सरकार मिलेगी। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता अनु दीवान ने। हमारे साथ इस वक्त मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक हैं। सुदर्शन जी, हम हमेशा देखते आए हैं कि आपकी जो सैंड आर्ट है वो हमेशा कहीं ना कहीं स्पेशल ओकेजन्स पे बनती आई है।
इस बार भी हम देख रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैसेज तो ये है कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, सेकंड फेज का कल वोटिंग होने वाला है और स्पेशली हम ये अपील करना चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग वोट करें और स्पेशली जो यंगस्टर्स है जो फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं उन लोग को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और वो लोग वोट करें और उसके साथ जो बुजुर्ग लोग हैं जिन लोगों को रियली हेल्प चाहिए तो उनको भी सपोर्ट करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए इस जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी का फेस्टिवल हो रहा है उसमें भाग लेना चाहिए। सर, कितना जरूरी होता है वोट देना आपके हिसाब से? नहीं, जरूर हमारा देश को आगे लेने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए वोट करना बहुत जरूरी है और इस वोटिंग ये में जो लास्ट टाइम वोटिंग हुआ था बहुत अच्छा मतदान हुआ था तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा होगा तो इसलिए मैं लगातार यहाँ पर वोट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, साइंस कल्चर क्रिएट करके थ्रू हमारा साइन। तो मैं ये अपील करता हूँ हर कोई व्यक्ति जो विभिन्न क्षेत्र में है सब लोग कर रहे हैं बट और भी ज़्यादा करें सो दैट कि हम इस जो वोटिंग प्रोसेस है उसको और आगे ले सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार स्पेशली वीवीपैट यूज़ किया जा रहा है उसको भी हम बहुत स्वागत करते हैं और उसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करें। कल सेकंड फेज का इलेक्शन है और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बनाया है वोट फॉर बेटर इंडिया। फर्स्ट फेज में क्या कुछ कैंपेन था आपका, क्या कैंपेन मैसेज था? योर वोट योर फ्यूचर और एक स्कल्पचर भी था योर वॉइस योर वोट, ऐसे करके हम लोगों ने काफ़ी स्लोगान्स जो क्रिएट किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक हमारे साथ। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उत्तर और पश्चिम भारत में कल आए जबरदस्त तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आंधी और बारिश के कारण अब तक 40 लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर सहित कई राज्यों में आए तूफान और तेज बारिश से मची तबाही ने कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हुआ है। इन तीनों राज्यों में ही 35 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 15 लोगों की जान गई है। गुजरात और राजस्थान में 10-10 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश और तूफान से समूचे उत्तर भारत में तापमान में तेज़ी से गिरावट आई है। मणिपुर में 2 दिन पहले ही तेज़ आंधी और भारी बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। 3 लोगों की वहाँ भी जान चली गई। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी ईस्टवार्ड मूवमेंट हो रहा है, इसके प्रभाव में अगले 24 घंटे तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, मगर अभी गुजरात क्लियर है, इसका प्रभाव गुजरात पर नहीं है। राजस्थान का मोस्ट पार्ट्स भी क्लियर हो रहा है और सदर्न पार्ट ऑफ एमपी भी क्लियर हो रहा है। सिर्फ अभी ज़्यादा एक्टिविटी जहाँ रहेगा वो एरिया है उत्तर प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ नॉर्थ मध्य प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़ एंड बिहार एंड झारखंड। यहाँ अगले 24 घंटे के अंदर बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है और कुछ इलाके में हेलस्टॉर्म और गस्ट या स्क्वाली विंड स्पीड हो सकता है। विंड स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश और तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और भी कुछ राज्यों में कल अचानक जो मौसम बदला, आंधी तूफान में कई लोगों की मृत्यु हो गई। किसानों के फसलों का भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी भी मुझे मिल रही है। मैंने अफसरों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों से बात करके जल्द से जल्द हर संभव सहायता आम जन को पहुंचाई जाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है।
वित्तीय संकट से जूझ रही जेट एयरवेज की आज आखिरी उड़ान हो सकती है। बैंकों के इनकार के बाद आज जेट की उड़ान अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। बैंकों ने विमानन कंपनी को 400 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि अभी उड़ रहे जेट के 5 विमान भी अब जमीन पर नहीं रहेंगे। कंपनी के सामने शटडाउन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आज रात कंपनी अपनी आखिरी उड़ान भरेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज हैदराबाद में भगवान महावीर जयंती के मौके पर जैन सेवा संघ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन धर्म का मूल शांति, प्रेम, त्याग और अहिंसा के आदर्श गुणों में निहित है। जैन धर्म पिछले 25 सदी में मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। जैन धर्म ने भारत के सत्य, अहिंसा और शांति के आदर्श गुणों के प्रति भारत की निष्ठा को और भी मजबूत किया है। एक ऐसा धर्म जिसका मूल शांति, प्रेम, त्याग और अहिंसा के आदर्श गुणों में निहित है। भगवान वर्तमान महावीर द्वारा लगभग 500 ईसा पूर्व में स्थापित यह धर्म पिछली 25 शताब्दियों से मानव मात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। जैन धर्म का भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष में महान योगदान है। इस धर्म के उदार उपदेशों ने सत्य, अहिंसा तथा शांति के आदर्श गुणों के प्रति भारत की निष्ठा को और दृढ़ किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर की प्रेरणा हम सब में सदैव जीवंत रहे और आधुनिक जीवन शैली की भ्रांतियों और शंकाओं के बीच हमारा हमेशा मार्गदर्शन करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान महावीर की प्रेरणा हम सब में सदैव जीवंत रहे और आधुनिक जीवन शैली के भ्रांतियों और शंकाओं के बीच हमारा सभी संदेहों का निराकरण करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हम मानव जाति के लिए उज्जवल भविष्य के लिए सही मार्ग चुने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।